बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम आपके लिए हमारे 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, साथ ही साथ कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में नजर डालते हैं सबसे पहले हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, हम सभी को ज्ञात है कि वर्ष 2023 है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष और इसे सफल बनाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी प्रयास में बता दें आपको कि हाल ही में दिल्ली के पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में 5 दिवसीय श्री अन्न कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अब इसके दौरान क्या कुछ खास बातें हुई, क्या कुछ खास जानकारियां साझा की गई, आइए आपको दिखाते हैं। इस सम्मेलन में मिलेट स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों, स्कूल के बच्चों, कृषि विज्ञान केंद्रों, सहकारी संस्थाओं, होटल प्रबंधन स्कूलों ने भाग लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर मिलेट को बढ़ावा देने के लिए देशी और विदेशी बाजार में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अपीडा की तरफ से मेनली हम लोग कैसे मिलेट को एक्सपोर्ट मार्केट के साथ जोड़ें, तो इसके तहत हम लोगों ने 5 दिसंबर को अशोका होटल में एक प्रोग्राम जो लॉन्चिंग प्रोग्राम किया था, जहां पर हम लोगों ने एक एग्जीबिशन लगाई थी और उसमें सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स उसमें डिस्कस किए क्या क्या अपीडा करने वाला है। उसके तहत 16 देशों में वहां पर जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लग रही हैं उसमें अपीडा अपने एक्सपोर्टर्स के साथ वहां पर उनका पार्टिसिपेशन हम लोगों ने वहां पर कर रहे हैं। साथ में इन एग्जीबिशंस में कुछ जगह पर हम लोगों ने बायर सेलर मीट के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स जो हैं दोनों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सो दैट वो मिलेट के बारे में जान सकें, मिलेट को देख सकें, मिलेट के बारे में जो वहाँ पर वहाँ सौदा बिजनेस अपना जनरेट हो सके, खरीदने की बात कर सकें उसमें। उसी श्रृंखला में ये जो प्रोग्राम ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ICR के पूसा में जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की है जिसमें 100 कंपनियाँ जो हैं जिनके स्टॉल लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्टॉल्स में मिलेट और मिलेट के साथ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, जो प्रसंस्कृत पदार्थ हैं, काफ़ी अच्छे पदार्थ मिलेट में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स ने बनाए हैं। पहले शुरुआत जब सिर्फ कुकीज़ बिस्किट से हुई थी, नमकीन से हुई थी, आज की डेट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट, पास्ता है, नूडल्स है, मिलेट की आइसक्रीम है, मिलेट का मिल्क है, मिलेट से विभिन्न प्रकार के पदार्थ, सो दैट आम जनता के सामने ये आ सके कि यहाँ मिलेट से क्या क्या संभव है। और मिलेट से जो मिलेट का ये जो मिशन मोड उसमें प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मकसद ये है कि मिलेट का सेवन करके देश में और विदेशों में सेवन करके उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको कैसे फ़ायदा उठाया जाए। इसके यहाँ पर साथ में हम लोगों ने बायर सेलर मीट की, जिसमें करीब 100 बायर्स विभिन्न कंट्रियों से बुलाए गए। उनकी बायर सेलर मीट हम लोगों ने यहाँ पर 18-19 तारीख में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था।
शुरुआत में ये प्रोग्राम 2 दिन के लिए था, लेकिन सबका रेस्पॉन्स देखते हुए ये निर्णय किया गया कि इसको हम लोग 5 दिन के लिए करें। यहाँ पर जिन लोगों ने विज़िट किया है, उन विज़िट करने में फार्मर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी जगह से आए हैं, बाहर से जो बायर्स आए हैं, पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, जिन्होंने आकर यहाँ पर देखकर ये कहा कि वो अपने क्षेत्रों में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर इस जो देख कर कि कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है वो उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो मुझे लगता है कि इन सब प्रयासों के बाद ये मिलेट का एक मूवमेंट है जो कि देश विदेश दोनों स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान और निर्देश पे सारी ही संबंधित संस्थाएं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अपीडा और इन सब के माध्यम से हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे पब्लिसाइज किया जाए। ये प्रदर्शनी ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस यानी कि श्री अन्न कॉन्फ्रेंस के साथ लगाई गई। इस प्रदर्शनी में 100 से अधिक जो अलग अलग स्टॉल लगाए गए, जिसमें मिलेट और मिलेट संबंधी उत्पादों को दर्शाया गया। इसमें बड़ी तादाद में आमजन लोग, स्कूली एवं कॉलेज के छात्र, सरकारी कर्मचारी तथा समाज के सभी श्रेणी के लोग इसमें आए। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों ने मिलेट्स की स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी विशेषताएं हैं उसके बारे में जाना और वह इस जो अपनी जो इसमें जो उन्होंने जानकारी हासिल की उसको वह अपने जीवन में आगे ले जाने के लिए बहुत उनके लिए अच्छी साबित हुई। लोगों की मिलेट के संबंध में स्वास्थ्य की जो हमारी जो है उसके लाभकारी गुण हैं उसके संबंध में सारी जानकारी प्राप्त हुई तथा उसका हमारे भोजन में आदि समय से लेकर अब तक क्या विशेष महत्व है उसके बारे में उनको जानने का मौका मिला। इस प्रदर्शनी के द्वारा बहुत सारे उत्पादक जो हैं जो मिलेट संबंधी उत्पाद बनाते हैं उनको अपने उत्पाद भी दर्शाने का एक बहुत अच्छा मौका लगा। पब्लिक ने उनके उत्पादों को देखा तथा बहुत सराहा। इससे आने वाले समय में इन उत्पादों की जो है बाज़ार में और सेल बढ़ने की उम्मीद है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पहल की गई, जिसके अंतर्गत 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें इस तरीके की जो प्रदर्शनी है उससे मिलेट्स को पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक अच्छा स्थान मिलेगा और जिसका लाभ सारे समाज को, जिसमें कि आमजन तथा किसान विशेष रूप से शामिल हैं, उनको भी मिलेगा। किसानों को अपनी जो आय है उसको बढ़ने का भी एक अवसर मिलेगा, क्योंकि जो उनके जो उत्पाद हैं वह कई तरीके के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बाज़ार में उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के कारण उनको अपने उत्पाद का एक अच्छा जो है मूल्य प्राप्त होगा। यहाँ SFSC FPO के स्टॉल पे इंटरनेशनल मिलेट गोल्डन मिलेट कॉन्फ्रेंस में आज हम लोग सब सहभाग किए हैं। इस गोल्डन मिलेट फेस्टिवल में हमारी जो FPO है उनका जो मोटे अनाज जैसे कि कोदो मिलेट, आपका लिटिल फॉक्स मिलेट या बर्नयार्न मिलेट जो अल्मोड़ा, चंपावत या उड़ीसा, इन सब जगह के जो FPO है, इन सब FPO का जो प्रोडक्ट है वो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यूएडिशन प्रोडक्ट है उसको यहाँ डेवलप किया है। और सबसे बड़ी हमारी जो कंसेप्ट है वो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है कि हमने इन FPO को एक ब्रांड के अंदर में लाया है। जो हम लोग जो एज ए CBPO काम कर रहे हैं, लगभग 50 FPO के लिए काम कर रहे हैं, नाफेड और नाबार्ड और SFSC के माध्यम से। तो ये सारे FPOs को हमने कॉमन ब्रांड पे लाया। वो ब्रांड है प्रकृति। जैसे प्रकृति के नाम पे हमने आटा डाला। अगर मैं अलग अलग ब्रांड का अलग अलग FPO का ब्रांड करता तो हम लोगों की समस्या क्या होती, कस्टमर कंज्यूम होता, उपभोक्ता कंफ्यूज होता कि किस ब्रांड को खाएं और किस ब्रांड को ना खाएं। इसलिए एक ब्रांड के में इस सारे प्रोडक्ट को हम लोगों ने डेवलप किया, वैल्यू एडिशन किया। जैसे कि यहाँ पे रागी की मिलेट, सेवई और खाकड़ा, बाजरा और रागी का खाकड़ा, इस तरीके से हमने एक कॉमन ब्रांड पे इन सभी मिलेट्स के प्रोडक्ट को डेवलप किया ताकि उपभोक्ता कहीं ना कहीं कंफ्यूज ना हो अलग अलग ब्रांड से। तो इस पूरे मकसद का एक ही कारण था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि मिलेट एक अच्छी आहार है और इस आहार के माध्यम से डिफरेंट वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं।
तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हरियाणा के सफल किसान पवन कुमार से। ये क्या करते हैं? सब्जी की खेती करते हैं। अब आप सोचेंगे कि सब्जी की खेती तो बहुत सारे किसान करते हैं, इन्होंने ऐसा क्या कुछ अलग किया है जिससे इन्होंने सफलता हासिल की है? आइए इन्हीं से जानते हैं, मुलाकात करते हैं आज के हमारे सफल किसान से। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है मनौली। इस गांव के किसान कुछ साल पहले तक परंपरागत फसलों यानी गेहूं और धान के सहारे ही जिंदगी गुजार रहे थे, इस उम्मीद पर कि उनके जीवन में कोई तो बदलाव लाने आएगा। इसी गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। बचपन में पवन कुमार को जब भी स्कूल से छुट्टी मिलती तो वे अपने खेत में जाकर अपने पिता का हाथ बटाते। फसलों की कटाई का समय तो उनके लिए किसी त्योहार की तरह था।
गांव में पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। पढ़ाई करने के बाद वे दिल्ली में ही नौकरी करने लगे, लेकिन परिस्थितियों के कारण पवन कुमार को अपने खेतों की ओर लौटना पड़ा। गांव आकर उन्हें लगा कि यही भूमि उनकी कर्म भूमि साबित होगी। गांव आकर उन्होंने अपनी पुश्तैनी खेती करनी शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उन्हें आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या और कैसे किया जाए, इसके लिए पवन कुमार कृषि संस्थानों में चक्कर लगाने लगे, जहां उन्हें तमाम तरह की जानकारियां मिली। अब उन्होंने गेहूं और धान की खेती करने के बजाय सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। ये फैसला उन्होंने खुद ही नहीं लिया, बल्कि उनके समूह के किसानों ने भी इसमें अपना समर्थन दिया। खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियों की खेती उनके क्षेत्र में शुरू हुई। सब्जियों की खेती में पवन कुमार को अपार सफलता मिली। वर्ष 2000 में उन्होंने स्वीट कॉर्न और नई सब्जियों की खेती के नए नए तरीके सीखे। साथ ही पवन कुमार ने सब्जियों की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। पवन कुमार नई नई तकनीकों और आधुनिक विधियों को सीखकर अपने खेतों में लागू करते हैं। पवन कुमार ने पॉली हाउस के फायदों को सुनकर और देखकर पॉली हाउस में खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती करने लगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पुरस्कृत किया गया। पवन कुमार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हौसले के बलबूते उन्होंने हार ना मानी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने वाले पवन कुमार अब स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज हम बात करने वाले हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। लक्ष्य यही था कि खेतों की जो मिट्टी है, जो रसायनों के उपयोग से बीमार हो रही है, उसकी सेहत में सुधार लाया जा सके। इसमें कई हद तक सफलता भी हासिल की है। हमारे किसान इसके प्रति और भी ज्यादा जागरूक हो सके। आइए इसके बारे में और जानकारियां इसके और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आपको बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, ईमेल कीजिए। ईमेल ID है हमारी krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।